Assalamu alaikum dear students, welcome back to the online lecture series of engineering management. सॉरी, लास्ट लेक्चर में हमने रेशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तक कंप्लीट किया था और हमने उसके स्टेप्स भी देखे थे. नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल जो हम थोड़ा से मैनेजर्स जो हैं उस टूल को यूज़ करते हैं. उसका एक बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन जो है वो आपसे शेयर किया जा रहा है. किताब में मौजूद है, बुक में मौजूद है. तो एक बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है विच इज़ नॉन एज कैपनो-ट्रिगोई डिसीजन एनालिसिस टूल. ये कैपनो-ट्रिगोई टूल जो है एक मैथमेटिकल टूल है. मैं आपको दिखा देता हूँ समथिंग लाइक दिस. और उसमें फिर इस तरह से आप वेटेड स्कोर वगैरह निकालते हैं. तो उसको हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं. अच्छा, बिफोर गोइंग टूवर्ड्स कैपनो-ट्रिगोई डिसीजन टूल्स, you need to understand these two things. One is necessary criteria, the other one is sufficiency criteria. नेसेसरी क्राइटेरिया किसे कहते हैं? अब फॉर एग्जांपल ये मैंने क्राइटेरियाज दिखाए हुए. ये जो क्राइटेरिया वन है ना, किसी भी ये डिसीजंस के क्राइटेरियाज है. फॉर एग्जांपल मैं कोई फ़ैसला लेने लगा हूँ, वो फैसले की बुनियाद ये 4 या 5 या 3 क्राइटेरियाज है. इसमें से क्राइटेरिया वन जो है ना, ये हर हालत में फुलफ़िल होना है. अगर कोई ऑप्शन क्राइटेरिया वन को फुलफ़िल नहीं करता तो वो ऑप्शन सिलेक्ट ही नहीं होगा, चाहे बाकी क्राइटेरिया मैक्सिमम फुलफ़िल हो रहा है. यानी नेसेसरी क्राइटेरिया है, ये मैंडेटरी क्राइटेरिया. जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल जब आपकी जॉब लगने जाती है, जब आप जॉब के लिए जाते हैं किसी भी फर्म के अंदर, तो और वो इंजीनियरिंग की जॉब है, तो वो आपसे क्या कहते हैं कि भाई आपने एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से अगर पास किया है तो अपनी डिग्री दिखाइए. तो नेसेसरी क्राइटेरिया है कि आप एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग आपने डिग्री हासिल की हो. कुछ कंपनीज़ में जो नेसेसरी क्राइटेरिया है वो होता है कि जो उनकी CGP है वो उससे कम ना हो किसी मखसूस क्या कहते हैं नंबर से. तो इस तरह से वो भी नेसेसरी क्राइटेरिया बन जाता है. तो दैट इज़ वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि नेसेसरी क्राइटेरियाज आर दोज क्राइटेरियाज विच आर मैंडेटरी टू मेट, which are mandatory to meet. If if any option or alternatives is not meeting that necessary criteria, it means that options will not be selected. Now here comes the other criteria which is called sufficiency criteria. Sufficiency criteria उस criteria को कहते हैं जो हो तो अच्छी बात है, उसका फुलफिल मतलब कि नेसेसरी नहीं है कि वो फुलफिल हो, लेकिन अगर वो एडेड ऑन एडवांटेज होता है. जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो फ्रेश ग्रेजुएट्स तो रिक्वायर करती हैं और उनकी एक नेसेसरी क्राइटेरिया होता है कि उनकी 3.5 CGPA या 3 CGPA वोट एवर द रिक्वायरमेंट्स आर. ये उनकी नेसेसरी क्राइटेरियाज होती हैं. लेकिन वो ये कहते हैं कि CV में कि भाई लीडरशिप रोल के अंदर या इंटर्नशिप्स की हैं नहीं की, ये नेसेसरी तो नहीं है, लेकिन ये आपकी जॉब के अंदर एक बेटर ऑप्शन या बेटर चॉइस के तौर पे या बेटर सिलेक्शन के तौर पे आ सकती हैं. यानी 2 बच्चे हैं, दोनों के CGPA 3.5 है, लेकिन एक ने जो है वो अच्छी जगहों पर इंटर्नशिप की है और एक ने इंटर्नशिप नहीं की. तो ऑब्वियसली द स्टूडेंट हु हैज़ डन इंटर्नशिप्स in his educational career will be preferred over the student who hasn't done any sort of internship in his educational career. तो ये sufficiency criteria है जो sufficient यानी किसी भी क्राइटेरिया को बना देती हैं. उसके बाद सारे अगर फॉर एग्जांपल एक क्राइटेरिया वन है, जो ये सबसे ऊपर वाला जो क्राइटेरिया है ना, दिस इज़ द नेसेसरी क्राइटेरिया. अगर इसका वेक्टेड आर का मतलब है नेसेसरी है, ये रिक्वायर्ड है. आर मीन्स रिक्वायरमेंट है, इसकी रिक्वायर्ड है. गो का मतलब है कि हाँ ऑप्शन ए फुलफिल कर रहा है, इसको गो भी लिखते हैं बहुत सारी किताबों में, यस भी लिखा हुआ है. तो अगर किसी ऑप्शन ने वो फुलफिल नहीं करा, यानी मैंने वहाँ पर नो लिख दिया, दैट ऑप्शन विल बी एलिमिनेटेड. तो इट मीन्स ऑप्शन ए गो है, ऑप्शन बी गो है, ऑप्शन सी गो है, यानी कि ऑप्शन ए बी और सी दोनों तीनों इस नेसेसरी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं. फिर ये बाकी जो मानता है ये सब के सब अब ये नेसेसरी क्राइटेरिया नहीं है, ये है सफिशेंसी क्राइटेरिया. सबसे पहले तो आपने नेसेसरी क्राइटेरिया जितने भी हैं उनको लिख लेना है. उनके अगेंस्ट में ऑप्शंस जो भी आपने ऑल्टरनेटिव्स सोचे हैं उनके अगेंस्ट में वो ऑल्टरनेटिव्स उनको गेज करना है. अच्छा, ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं ना, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शंस हैं. यानी ऑप्शन ए
ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, दीज ऑल ऑप्शंस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि जब ऑप्शन ए होगा ना, जब आप ऑप्शन ए चूज़ करेंगे तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी का कोई काम नहीं होगा, यानी कि ये इन दोनों की किसी किस्म की भी ऑप्शन ए के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ ऑप्शन ए की ही हम बात करेंगे। यानी जब ऑप्शन बी की अगर हम बात करेंगे तो उसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन सी की इन्वॉल्वमेंट नहीं। ऐसे इवेंट्स जो कि एक साथ अकर नहीं हो रहे होते उनको स्टैटिस्टिकल की ज़बान में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का नाम दिया जाता है। सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है और खांसी भी हो रही है, तो आई एम वेरी सॉरी कि अगर आवाज़ आपको ख़राब लग रही हो। सॉरी। तो क्राइटेरिया 1, 2, 3 जितने भी क्राइटेरिया जिनके आगे आपने आर लिखा होगा दैट विल बी टेकन एज नेसेसरी क्राइटेरिया, और उन सब के आगे गो आपने लिखा तो उसका मतलब है कि सारे ऑप्शंस जो हैं वो नेसेसरी क्राइटेरियाज की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हैं। फिर 2, 3, 4 जो है ये सफिशेंसी क्राइटेरिया हैं, यानी कि ये नेसेसरी क्राइटेरिया तो नहीं है, लेकिन अगर ये हों तो उस ऑप्शन का सिलेक्शन में वेटेज इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर इनको जो रैंक किया है हमने, इनको रैंक हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, रैंक किया है सफिशेंसी क्राइटेरिया को 1 to 10, यानी कि इनकी प्रायोरिटी या इंपॉर्टेंस के हिसाब से इनको रैंक किया है। यानी क्राइटेरिया 2 सबसे इम्पोर्टेंट है सफिशेंसी में, क्राइटेरिया 3 उससे लीस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने 10, 5, 8 तो दिया है, इसकी हम बात करते हैं, लेकिन ये उसको प्रायोरिटाइज भी कर सकते हैं, रैंक ऑर्डर में भी दे सकते हैं। फिर इसकी अब इस तरह से कह लें इसको, बहुत सारी किताबों में यहाँ पे उसको जो क्राइटेरियाज़ हैं उनको डिफ़ाइन किया जाता है पर्टिकुलर रैंक के अंदर। जो आपकी CM चैंग की बुक है उसमें क्राइटेरिया को, रैंक्स को उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से रैंक नहीं किया है, तो इट्स अप टू यू, नो वरीज इन दैट। तो उसमें हम देख लेते हैं क्राइटेरिया 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैक्सिमम वेटेज, अच्छा मैक्सिमम वेटेज 10 का है, 1 से लेकर 10। सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया होगा उसको 1 का वेटेज देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ देखें आप, जो सफिशेंसी क्राइटेरिया है जिस सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट होगा उसको 1 का वेटेज देंगे, और सबसे मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम 10 का वेटेज देंगे। इट मीन्स क्राइटेरिया 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको 10 का वेटेज दिया। ये एवरेजली इंपॉर्टेंट है, उसको 5 का वेटेज दिया। तो क्राइटेरिया 4 जो है वो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन क्राइटेरिया 2 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको 8 का वेटेज दिया। ऑप्शन ए जो है वो कितना 40% फुलफिल कर रहा है, या 4 नंबर, इसको हम 10 में से 4 नंबर देंगे। ऑप्शन ए जो है उस क्राइटेरिया 2 को इतना फुलफिल कर रहा है। ऑप्शन ए जो है ऑप्शन ए जो है क्राइटेरिया 3 को 60% फुलफिल कर रहा है, तो उसको हमने 6 नंबर दिए। और ऑप्शन ए जो है वो क्राइटेरिया 4 को 10 टाइम्स या 10% या 100% फुलफिल कर रहा है, उसको हमने 10 नंबर्स दिए। अब ये 150 कैसे आया, 150 से आया 10 मल्टीप्लाई बाय 4, then 10 4s are 40 प्लस 6 5s are 30 प्लस 8 10s are 80। हम देख लेते हैं इसको, ये देखें आप, यानी कि आप यहाँ पर इसको सर देखें, यहाँ देखें मैंने क्या किया, यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हुआ 40, तो अगली लाइन में 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 10 8 मल्टीप्लाई बाय 10 80 150, यानी कि यहाँ पर भी 150 आ गया और यहाँ पर भी 150 आ गया। इसको फिर से कर लेते हैं हम लोग। अच्छा जी, फिर से कर लेते हैं इसको। अभी ऑप्शन बी का कर लेते हैं, सही है। ऑप्शन बी में क्या 10 मल्टीप्लाई बाय 8 80, फिर आ गया यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाय 10 60, सॉरी माय मिस्टेक, दोबारा कर लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 8 यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 8 80 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50 प्लस 8 और 6 48 178 आ गया यहाँ पे। दोबारा ऑप्शन सी के लिए कर लेते हैं। अगेन 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 7 35 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64 199, तो 199 यहाँ पर भी आ गया, 199 यहाँ पर भी आ गया। तो इट्स अ सिंपल प्रोसेस। अब यहाँ पर देखेंगे
ये ऑप्शन सी का वेटेज सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो ऑप्शन सी विल बी सिलेक्टेड। जिसका सॉरी जिसका वेट स्कोर सबसे ज़्यादा आ रहा होगा दैट ऑप्शन विल बी सिलेक्टेड। यानी 150 जो है वो लेस है, 178 उससे थोड़ा ज़्यादा है, 199 सबसे ज़्यादा है। तो इस केस में ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट करेंगे। इसमें जो है ये जो है कैप्टन और ट्रिगोई डिसीजन मेकिंग टूल जो है ये टीम के अंदर भी बहुत काम कर सकता है। अगर टीम डिसीजंस ले रहे हैं आप, एक आपकी इंट्यूटिव थिंकिंग को एक लॉजिकल अप्रोच देने के लिए बहुत अच्छा और कारआमद टूल है कैप्टन और ट्रिगोई टूल। और मैनेजमेंट्स जो हैं वो इस टूल को बहुत इस्तेमाल करते हैं। यूजिंग दिस टूल दे एलैबोरेट द डिसीजंस बाय लॉजिकल रीजनिंग। अच्छा जी, अब डिसीजंस नॉट टू मेक, इसकी हमने बात पहले भी कर चुके हैं। खैर हम एक एग्जांपल की तरफ जाते हैं। एग्जांपल बहुत सिंपल सी है कि एक ग्लोबल कंपटीशन है। ड्यू टू ग्लोबल कंपटीशन कंपनी जो है वो चाह रही है कि डाउन साइजिंग करे, और डाउन साइजिंग करना उसके लिए नागुज़ीर यानी कि ज़रूरत है। और डाउन साइजिंग करना अगर नहीं करेगी तो कंपनी जो है लॉस में जाएगी। तो द बोर्ड ने जो है वो 4 ऑप्शंस निकाले हैं। एक है क्विट वॉलंटरीली, जो दिल चाहे जैसा चाहे वो जा सकता है। तो इसमें वो लोग क्विट वॉलंटरीली नहीं करेंगे जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। ये आमतौर से देखा गया है। वॉलंटरीली क्विट वो लोग नहीं करते जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी अरसे से सब काम कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। ज़्यादातर वो लोग वॉलंटरीली क्विट कर जाते हैं जो नए होते हैं, यंग ब्लड जो होता है ना, यंग इंजीनियर्स। ये लोग वैसे होते हैं जो खुद जॉब छोड़ के चले जाएंगे। फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऑब्वियसली लास्ट इन फर्स्ट आउट करेंगे। तो फिर खदशा यही है कि जो लोग नए हैं, जो लोग अभी अभी ज्वाइन किए जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन, वो चले जाएं। अगर उनमें से कोई ऐसा है जो कि वर्सटाइल ऑपरेटर है, जो कि नॉलेज रखता है, तो वो भी जा सकता है। अर्ली रिटायरमेंट, ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। अर्ली रिटायरमेंट फॉर दोज विद इन 10 ईयर्स। अब इसमें जो है अगर अर्ली रिटायरमेंट दे देंगे तो एक्सपीरियंस को जो है हम लूज़ कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस एक वैल्यूबल किसी भी प्रोडक्ट नॉलेज को उसको लूज़ कर सकते हैं। फिर रिवर्स रैंकिंग परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स। प्रॉब्लम ये है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल्स का जो सिस्टम है वो कुछ ही सालों पहले लगाया है। तो इनके पास परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स के मैट्रिसेस इतने डेवलप्ड नहीं है। तो अगर रिवर्स रैंकिंग करेंगे तो इसमें कोई अनफेयर सिलेक्शन हो सकती है। अभी 4 ऑप्शन हैं जो बोर्ड ने सोचे हैं। अब इन 4 ऑप्शन में सिलेक्शन करना है कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया जाए फॉर डाउन साइजिंग। तो इसके लिए हम कैप्टन ट्रिगोई टूल इस्तेमाल करेंगे। हिंट ये है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए 4 बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। नॉट टू लूज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ये क्राइटेरिया फॉर जजमेंट है, यानी ये डिसीजंस हैं। इनमें से कोई एक ऑप्शन, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, और ये क्राइटेरियाज हैं। यानी ये नॉलेज और एक्सपीरियंस को लूज़ नहीं करना है। ईजी फॉर अफेक्टेड एम्प्लॉयज़ टू फाइंड जॉब, यानी कि वो सेकंड नंबर पे है कि जिनको हम निकालें वो आसानी से जॉब उनको मिल जाए मार्केट के अंदर। ईजी फॉर कंपनी टू फाइंड रिप्लेसमेंट, ये थर्ड नंबर पे, यानी कंपनी जिनको निकाले बाद में जब हालात बेहतर हों तो उनकी रिप्लेसमेंट आसानी से उनको मिल जाए। या अगर अभी हम निकाल रहे हैं तो ज़ाहिर बात है उनका काम कोई ना कोई तो करेगा, तो कंपनी के अंदर भी रिप्लेसमेंट को आराम से अवेलेबल हो जाए। ईजी फॉर कंपनी टू अवॉइड लीगल प्रॉब्लम्स, यानी ऐसा ना हो कि अगर हम किसी को निकालें और जाके वो केस करते, तो लीगल प्रॉब्लम्स भी नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, 1, 2, 3, 4 ऑप्शंस थे। इस ऊपर वाला ऑप्शन है नॉट टू लूज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, और जो लीगल प्रॉब्लम्स है इसको मैक्सिमम वेटेज दिया, बीच दोनों को 8 वेटेज दिया। ये मैं आपको अगर एग्ज़ाम में दूंगा सवाल तो मैं आपको बता दूंगा कि वेटेड फैक्टर क्या होगा, कितना इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरह कोई लफ्ज़ लिख दूंगा तो आपको, ताकि वेट फैक्टर देने में आसानी हो ना। फिर उन्होंने क्या ऑप्शन नंबर 1 के अगेंस्ट में कहा कि भाई नॉट टू लूज़ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या कह रहा है, क्विट वॉलंटरीली, यानी कि अब खुद से आप जो है वो इस्तीफ़ा देना है। तो अगर खुद से इस्तीफ़ा देंगे तो ऐसी बात है इसमें नॉलेज एंड एक्सपीरियंस तो लूज़ नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा इसमें यंग लोग जाते हैं, ऐसे लोग नहीं जाते जो कि काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, यानी एक्सपीरियंस लोग नहीं जाएंगे। तो प्रोडक्ट नॉलेज जिनके पास ज़्यादा है या एक्सपीरियंस ज़्यादा है वो लोग नहीं जाएंगे, 50-50 चांस है इसमें। तो इसमें इसको 5 कर दें, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है ईजी फॉर अफेक्टेड एम्प्लॉयज़ टू फाइंड जॉब्स एंड रिप्लेसमेंट। ऑप्शन 1 में हाँ ये मैक्सिमम है, क्योंकि जो लोग जाएंगे वो यंग होंगे, तो यंग लोग ज़्यादा आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं मार्केट के अंदर। तो इसलिए इसको हमने मैक्सिमम मार्क्स 10 दिए, क्योंकि इसमें
जो उन लोगों के लिए ज़्यादा आसानी है जो जाके रिप्लेसमेंट ढूंढेंगे। अब ऐसी बात है, कंपनी के अंदर से यंग लोग जा रहे हैं तो यंग लोगों को दोबारा हायर करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए इसको 5 का वेटेज दिया कि इसका भी 50-50 चांस है। अच्छा, ईजी फॉर कंपनी टू अवॉइड लीगल प्रॉब्लम्स। अब ये एक प्रॉब्लमेटिक थिंग है। हाँ, ईजी होगा कंपनी के लिए, क्यों? कि जो लोग जा रहे हैं वो खुद से जा रहे हैं, खुद से इस्तीफ़ा देके जा रहे हैं, तो ईजी होगा, आसान होगा कंपनी के लिए लीगल प्रॉब्लम को अवॉइड करना, इसलिए इसको उसमें हमने 10 मार्क्स दिए। अगेन इसको हम कैलकुलेट करें तो कैसे होगा, लेट मी सी। हाँ जी, ना ओवर है 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 10 80 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 10, हाँ जी 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 270, देखिए 270 आ गया यहाँ पे। इसी तरह से बाकी सारे भी वेटेड स्कोर कंप्लीट किया उन्होंने। इसमें तो पता चला कि ऑप्शन नंबर 2 जो है उसका 350 आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर देखें 350 आ रहा है। तो ऑप्शन 2 को कैप्नो-ट्रुगोई टूल की वजह से हमने ऑप्शन 2 को सिलेक्ट किया। ऑप्शन 2 जो था वो क्या था हमारे पास, वो था लास्ट एंड फर्स्ट आर। तो कंपनी विद सेलेक्ट ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 सही। ठीक है, ये आपने फिर सॉल्व करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 4.3 ये आपके लिए प्रैक्टिस है। अच्छा जी, अच्छा एक प्रैक्टिस और भी है आपके लिए। अगर मैं बुक खोलूँ तो बुक में अगर आप जाएं, वेयर इज दैट प्रॉब्लम, हाँ जी एग्जाम्पल 4.1, इसको भी प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर कीजिएगा। एग्जाम्पल 4.1 सॉल्व है, देखिए आप लोग सॉल्व कर पाते हैं नहीं कर पाते। तो अच्छा जी, इसके अलावा डिसीजन मेकिंग टूल्स जो हैं उसमें एक तो ये हमने बात की, दूसरा जो है फोरकास्टिंग मेथड है, इसको हम यूज़ करते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस है। रिग्रेशन एनालिसिस जो है बुनियादों पर मल्टी वेरिएबल्स जो आपके पास इक्वेशंस होती हैं, इसमें एक से ज़ायद चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, और फिर इसमें लीनियर रिग्रेशन है, यानी कि लीनियरली वो चीज़ के साथ चेंज हो रही है। फिर रिस्क एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, व्हाट इफ फिश बोन डायग्राम आती है व्हाट इफ सॉल्वर के अंदर, क्या अगर ये सिनेरियो होगा तो उससे क्या क्या सिनेरियोस हो सकते हैं। फिर प्रॉब्लम्स को सिमुलेट कर सकते हैं आप किसी भी टूल के तहत। तो इसमें एक चीज़ है, ये देखें, ये आपके लिए ज़रा मैथमेटिकल टूल है, ये देखें ज़रा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अ सर्टेन कंपनी मेक्स 2 प्रोडक्ट्स P1 P2। एक कंपनी है जो 2 प्रोडक्ट बनाती है P1 और P2। P1 जो है वो 5 किलोग्राम ऑफ मटेरियल M से बनता है, और 3 किलोग्राम ऑफ मटेरियल N, P1 बनता है 5 किलोग्राम से ऑफ M से और 3 किलोग्राम ऑफ N से, यानी P1 को बनाने के लिए 5 किलोग्राम ऑफ N चाहिए और 3 किलोग्राम ऑफ N चाहिए एक P1 को बनाने के लिए। 1 यूनिट ऑफ P1 रिक्वायर्स 5 किलोग्राम ऑफ M एंड 3 किलोग्राम ऑफ N। P2 को चाहिए 3 किलोग्राम ऑफ M और 3 किलोग्राम ऑफ N। P2 को 1 यूनिट ऑफ P2 के लिए 3 किलोग्राम ऑफ M और 3 किलोग्राम ऑफ N चाहिए। वेयर हाउस में 350 किलोग्राम ऑफ M है अवेलेबल और 270 किलोग्राम ऑफ N अवेलेबल है। प्रॉफिट क्या है, P1 के ऊपर $50 का प्रॉफिट मिलेगा और $40 का प्रॉफिट मिलेगा आपका P2 के ऊपर। तो कितना P1 बनाए कितना P2 बनाए कि ताकि कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो। देखिए ये भी सवाल है, इसको भी आप देखें। एग्जाम्पल नंबर 4.3 बहुत सिंपल सा है, मैथमेटिकल एनालिसिस है। तो इसकी हमने बात की। डिसीजन मेकिंग, गट फीलिंग्स, गट इंस्टिंक्ट्स, हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि भाई आपका जो आपके स्पॉन्टेनियस डिसीजन होते हैं, इंट्यूटिव, एक मैनेजर के लिए इंट्यूशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्यूशन स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपके बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ब्रेन एक्टिविटीज़ में डिपेंड करती हैं, नहीं आपका जो उल्टे हाथ वाला ब्रेन है वो, ये यूट्यूब पे